गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक है दोस्तों, आज हम आए हैं बेसिक पार्ट 2 में। और दूसरी बात दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे सुबह सुबह मॉर्निंग में एक नया कमाल की बेमिसाल का वीडियो, बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 2। दोस्तों आज के हम वीडियो में बहुत कुछ सीखेंगे, तो आप सभी से अनुरोध है कि आज भी अपनी किताब कापी कलम लेकर बैठ जाएं और बैठ के पढ़ना शुरू कर दें। दोस्तों आज हम कुछ और भी करने वाले हैं। एक्चुअली आज हम जानने वाले हैं एसिड बेस के बारे में, एसिड और बेस की पहचान करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता है। कोई भी कंपाउंड दे दिया CH4 का स्ट्रक्चर बनाइए, H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाइए, बनाते कैसे हैं आज आपको इतना सुपर ट्रिक दूंगा, इतना आसान तरीका बता दूंगा, किसी भी कंपाउंड का आसानी से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। कैसे बनाते हैं उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से समझ जाओगे। बहुत ही बेसिक नॉलेज दूंगा। साथ ही साथ आज हम एसिड और बेस के बारे में जानेंगे, उसकी पहचान कर लेंगे कि किसको एसिड कहा जाता है और किसको बेस कहते हैं। हिंदी में कहें तो किसको अम्ल कहते हैं और किसको क्षार कहते हैं। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, इस पार्ट 2 वीडियो में। और दूसरी बात दोस्तों, मुझे नहीं पता कि मॉर्निंग चल रहा है कि नाइट चल रहा है आपके लिए, इसलिए मेरे लिए तो मॉर्निंग है, इसलिए गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक पार्ट 2, केमिस्ट्री बेसिक पार्ट 2, बेसिक क्लास 2। 01 जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो जाकर मेरा 01 वीडियो देखें, वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए आज देखते हैं बेसिक क्लास पार्ट 2 में। आज हम समझेंगे, पहले समझेंगे एसिड और बेस की पहचान। एसिड एंड बेस की पहचान हम करेंगे। हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, एसिड और बेस को हिंदी में क्या कहते हैं भाइयों? एसिड को हिंदी में कहा जाता है अम्ल और बेस को हिंदी में कहा जाता है क्षार। क्या बात है, अम्ल और क्षार। चलिए क्षार क्षार हो जाएगा, सॉरी। चलिए तो बात करते हैं एसिड और बेस की पहचान करते हैं। आज क्या होता है एसिड और क्या होता है बेस। सबसे पहले बात करेंगे सर एसिड के बारे में। सर एसिड के बारे में आप बता दीजिए हमें, क्या होता है एसिड। ये डीडी भारती आपका स्वागत करता है। चल झूम मचा ले। सॉरी एसिड, सर एसिड क्या होता है? सर एसिड देखिए, एसिड के ऊपर बहुत सारी थ्योरी दी गई है। सर एसिड के ऊपर जो है बहुत सारी थ्योरी दी गई है। सबसे पहले एक थ्योरी आती है एसिड के ऊपर, अर्हेनियस साहब, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, बहुत प्यारे दोस्त। अच्छा एक बात और, हम यहाँ साइड में बेस लिख लेंगे, बेस लिख लेंगे, साथ साथ में दोनों देखते चलेंगे ना, दोनों पहचान करेंगे, मजा आ जाएगा सर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एसिड के बारे में। सबसे पहली थ्योरी एसिड पे हमारे एक साइंटिस्ट थे अर्हेनियस। अर्हेनियस क्या हाल चाल। चलिए अर्हेनियस साहब ने सबसे पहले अपने एसिड के ऊपर एक थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि एसिड किसको कहते हैं? एक्चुअली इनका कहना था एसिड उन्हें कहते हैं, एसिड उन्हें कहते हैं जो लोन पेयर, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एसिड उन्हें कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इनका कहना था जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको एसिड कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटर ग्रुप जो होते हैं उनको एसिड कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करते हैं? आपको पहले ही वीडियो में, पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट इसलिए करता है ताकि अपने आप को स्टेबल कर ले, स्टेबलाइज कर ले, स्थायी कर ले खुद को। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले को एसिड कहा जाता है। और दूसरी तरफ अर्हेनियस साहब ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले को, इलेक्ट्रॉन जो लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें बेस कहा जाता है। सर बेस, इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले को एसिड कहा जाता है। जैसे सर एग्जांपल, जैसे हम बात करें किसी भी एटम की, जैसे सोडियम की बात करते हैं। सर सोडियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, कितने? अरे बताओगे? अरे पता होगा, मैंने बताया था इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएगा भाई साहब। पहले एटम पे, पहले सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन? पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन। अरे भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, 18, 18, 32 और लास्ट में कितना था भाई? 50। ये है इलेक्ट्रॉन रखने का तरीका। तो पहले सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पे भैया 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 11 था, 8 तो 10 हो गया, बचा 1, तो तीसरे पे कितना आ गया? 1। और मैंने बताया था, मैंने कहा था कि किसी के भी लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, 4 से ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा।
4 से ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, 4 से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो सोडियम के पास 4 से कम है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। 1 इलेक्ट्रॉन जैसे इसने दे दिया, इसका ये ऑर्बिट टूट गया, ये वाला ऑर्बिट टूट गया, इलेक्ट्रॉन दे दिया भैया, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बचा कितना, 2 और 8, ये तो टूट गया ना। अब इनका आखिरी सेल ये कहलाएगा, आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन, और मैंने कहा था जिसके पास इतना इतना इलेक्ट्रॉन वो स्टेबल एटम। तो भाई स्टेबल हो गया सोडियम, तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना, तो हम कह सकते हैं सोडियम इज द एसिड। क्या सर ये एसिड है? कभी देख सकते, मेटल है भाई, बट इन्होंने कहा था ऐसा कुछ कि ये एसिड कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो एसिड। सिंपल सी बात है, ये अर्हेनियस ने कहा था। बेस में उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस, जैसे भाई हमारा क्लोरीन, क्लोरीन के पास होते हैं टोटल 17 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2, फिर 8 10 10 7 17, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, लास्ट में है 7। अच्छा एक बात बताइए, होना कितना चाहिए था, यहाँ 8 होना चाहिए था ना, कितना है 7, कितना चाहिए 1 चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इनको कहीं आसानी से आराम से मिल जाएगा। तो भाई ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, लेने के बाद इनका क्या हो जाएगा, 2 8 8, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन 8 हो गए भाई, 8 हो गया, तो भाई स्टेबल हो गया। तो ये एक्सेप्ट किया है इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, बेस, और ये डोनेट किया है इसलिए एसिड कहलाएंगे। इसकी बारे ये जो जानकारी है ये अर्हेनियस ने दिया था। चलो भाई अर्हेनियस की थ्योरी तो समझ में आ गई, बट हमें ये नहीं जानना है, एक्चुअली हमें एसिड और बेस की पहचान करनी है। कैसे करेंगे पहचान, आप बहुत सारे लोगों ने नहीं जानते हैं तो बता दो, बहुत सारी थ्योरी है एसिड के ऊपर। कहते हैं एसिड वो होता है जो किसी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है और रेड को ब्लू में कर देता है। नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं आऊंगा तो इसका एक्सपेरिमेंट लेकर आऊंगा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो आपको इसी चैनल पे मिलेगा, लेक्चर नंबर 2 का एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, जहां पे एसिड बेस की पहचान हम लोग एक्सपेरिमेंटली करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। फिर बट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अभी और भी बहुत सारे एसिड बेस देखते हैं, ले लीजिए, ले लिया। चलिए इसको मिटाते हैं सर और आगे चलते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं एसिड और बेस में। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों 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 और कसाइयों, सॉरी 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 कसाई नहीं यार, तुम लोग बहुत प्यारे प्यारे हो यार, सॉरी 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 सॉरी। आइए सर एसिड और बेस की और भी पहचान। अच्छा अर्हेनियस के बाद बहुत सारे लोगों ने अलग अलग एसिड बेस पे अपनी अपनी थ्योरी दी थी। जैसे एक साइंटिस्ट थे ब्रॉन्स्टेड नाम था उनका, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, जाने माने साइंटिस्ट थे। उन्होंने भी एसिड और बेस पे यही कहा था कि एसिड उन्हीं कहते हैं। ब्रॉन्स्टेड साहब की थ्योरी रही है, ब्रॉन्स्टेड साहब की, हमारे सेकंड साइंटिस्ट ब्रॉन्स्टेड साहब का कहना था कि एसिड उन्हें कहते हैं जो H+ आयन डोनेट करते हैं, जिनके पास H+ दिख गया और वो डोनेट कर दें उनको एसिड कहा जाता है। वहीं पे बेस के ऊपर थ्योरी देते हुए ब्रॉन्स्टेड साहब ने कहा कि जो OH- आयंस डोनेट करते हैं, OH- आयंस क्या करते हैं भाई, डोनेट करते हैं, किसी को दे देते हैं। जब H+ आयंस देंगे तो एसिड, और जब OH- आयंस किसी को डोनेट कर दें तो उनको बेस कहा जाता है। कैसे जैसे इनका कहना था, जैसे HCl हो गया, एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप लोग अगर पहचानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह सकते हैं। ये क्या करता है भाई, ये HCl जो है ये H+ डोनेट कर देता है, H+ डोनेट कर देता है। वहीं पे अगर बेस की पहचान करें तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये बेस है, ये क्या रिलीज करेगा, ये OH- देगा। क्यों भाई सर, यहां तो भी तो H है, क्या ये H नहीं दे सकता? तो भाई ये गलत बात है, ये कब H देगा ये भी हम समझेंगे। अभी केवल इतना समझे, सोडियम से OH बाहर हो जाएगा, OH- कैसे हो रहा, क्या हो रहा अभी मैं समझाता हूं। बस बेस OH- देता है और एसिड क्या देता है, H+ देता है। सर कैसे H+ दे रहा है, तो देखो भाई एक्चुअल में होता क्या है, ये जो HCl है इनके बीच एक बॉन्ड होता है, इस तरह से एक बॉन्ड बना होगा, एक लाइन होगा, दोनों को जोड़ रखा हुआ है, दोनों को क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। एक कंसेप्ट है भाई, एक कंसेप्ट है बॉन्ड ब्रेकिंग का, क्लीवेज कंसेप्ट है, जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, क्लीवेज कंसेप्ट, जहां पे आपको समझाएंगे किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है। यहां पे जब ये बॉन्ड तोड़ा जाएगा ना, ये बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा ना,
तो ये बॉन्ड किसी एक साइड में, एक्चुअली बॉन्ड बनता कैसे, पहले ये समझो। दो एटम आपस में बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाते हैं। एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रख देता है। भाई एक बात बताओ, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एक होता है, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं पे क्लोरीन के एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्लोरीन का 17 होता है। लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन था याद करें, अभी थोड़ी देर पहले बताएं, 7 इलेक्ट्रॉन था। आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन था? अब एक बात ध्यान रखना, कहीं नोट डालकर लिख लेना, कोई भी एटम, दुनिया का कोई भी एटम है, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। स्टेबल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्सेप्ट करेगा, तो इसके लिए वो अपने आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन का ही तो इस्तेमाल करेगा। अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले क्लोरीन की बात किए थे, क्लोरीन के पहले सेल में 2, फिर 8, 10 और तीसरे में कितना था? 7। इसको एक चाहिए तो ये स्टेबल हो जाएगा। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एक्चुअली क्लोरीन जो है कुछ भी करने के लिए, अपने आप को स्टेबल कराने के लिए, वो अपने आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन का ही प्रयोग करेगा। अब इसी इलेक्ट्रॉन को या तो ये अपने पास लोन पेयर के रूप में रख लेगा। लोन पेयर, अरे सर लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर मतलब हो गया जैसे क्लोरीन है, इसके पास ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखाई देंगे, तो इसको एक लोन पेयर कहा जाता है, 1 लोन पेयर कहा जाता है। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ऐसे रख सकते हैं, 2 और ऐसे रख सकते हैं, 4 हो गया, 2 और ऐसे रख सकते हैं, 6 हो गया, और एक सिंगल रख सकेंगे, 7 हो जाएगा। तो देखो 3 लोन पेयर हो गए, एक ये एक ये एक ये, 3 लोन पेयर। और एक क्या हो गया? एक हो गया भैया फ्री रेडिकल। इसको फ्री रेडिकल कहा जाता है, हिंदी मीडियम मुक्त रेडिकल कहा जाता है। मुक्त रेडिकल, फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन हो तो 3 लोन पेयर, एक फ्री रेडिकल इसके पास होता है। किसके पास? क्लोरीन के पास। अब बात आती है, तो क्लोरीन के पास देखो भैया 3 लोन पेयर है, यहां पे 3 लोन पेयर है क्लोरीन के पास। इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां रख लिया ताकि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सके, और हाइड्रोजन के पास बचा बेचारे के एक ही इलेक्ट्रॉन, इनके पास तो 7, इनके पास 1 था, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन यहां रखा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा, और बाकी का लोन पेयर रखा हुआ। इसी को कहते हैं भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो कि आगे आपको समझाएंगे, बट अभी केवल इतना समझो। तो एक्चुअल में जब कोई बॉन्ड टूटता है, ये ब्रेक होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इनके पास, ये इलेक्ट्रॉन इनके पास, अलग अलग हो सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये बॉन्ड किसी एक तरफ ही टूट जाए, जिस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इफेक्ट के कारण। तो अगर ये इधर टूटा, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन की हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो ये इधर टूटा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेता, अपना तो पाता ही पाता है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जिसकी वजह से इस पे माइनस चार्ज और इस पे प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है। अपनी ओर खींच लेता है तो इस पे माइनस और इस पे क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। यहां से देखो H प्लस बेचारा छूट गया, इसके बंधन टूट गया, ये तो फ्री हो गया, मुक्त हो गया, H प्लस निकल गया, तो H प्लस निकल गया तो ये एसिड हो जाएगा, ठीक है, इसको एसिड कहेंगे। तो ये H प्लस दे दिया तो ये क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। इसी तरह से बेस में भी होता है भाई, NaOH ने मिलकर बॉन्ड बनाया है, ये कुछ इस तरह से। हाँ, मैं समझ गया आप यही कहना चाहते हैं कि सर यहां भी तो बिल्कुल होता है, ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बना रखा है, सोडियम भी बना रखा है, इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये बॉन्ड ना टूट के ये वाला बॉन्ड टूट रहा, एक्चुअली में क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे का रीजन मत जानिए, अभी केवल इतना समझिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, नहीं तोड़ा जा सकता यार। ऑक्सीजन की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी होती है, नहीं तोड़ सकते हम। ये तोड़ सकते हैं व्हाइट। तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसमें भी मैं बता दूं, सोडियम की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है ऑक्सीजन से कम होती है, जिसके कारण ये बॉन्ड इस तरफ टूटेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही लिया, साथ में ही साथ सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन था वो भी खींच लिया, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल माइनस और इस पे प्लस आ गया। और आपको बता दूं, मैंने बताया था कि नहीं, शायद नहीं बताया था मैंने, खैर ध्यान रखिएगा, जितने भी मेटल होते हैं, सोडियम एक मेटल है, उसकी वैलेंसी 1 होती है, जो कि 4 से कम है तो मेटल है। तो जितने भी मेटल होते हैं आपके, ये पॉजिटिव चार्ज अपने पास रखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए इनके पे प्लस आता है। और जितने नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो उनपे हमेशा क्या आता है? माइनस आता है। जैसे क्लोरीन नॉन मेटल था तो इस पे हमेशा माइनस आता है, मेटल वाले पे हमेशा प्लस होगा, ब्रैकेट में लिख लेना। जितने भी मेटल होते हैं उस पे आपको हमेशा क्या दिखाई देगा? पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा, बिकॉज वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और जितने भी नॉन मेटल होते हैं
वो एक्सेप्ट करते हैं, दे दो भाई दे दो, तो ये निगेटिव चार्ज, इसके पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो भाई सोडियम मेटल है तो इस पे क्या है, प्लस है, और इसकी वजह से रीजन, कई सारे रीजन। तो यहाँ से देखो भाई, ये जब अलग हो गया OH, तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा, OH माइनस आ जाएगा। तो OH माइनस वाला बेस और H प्लस वाला एसिड। पहचान याद रखना, पहचान याद रखना। अब एक बात याद रखना, बेसिकली एक बात याद रखना, क्या जब भी किसी मेटल के साथ, जब भी किसी मेटल के साथ आपको OH दिखाई दे, जब भी किसी मेटल के साथ, हिंदी में कहें तो जब भी किसी धातु के साथ आपको क्या दिखाई दे, OH दिखाई दे, तुरंत भाई बिना बेझिझक तुरंत क्या, बेस क्या है, क्षार है, बेस है, तुरंत कह देना बेस है। जब भी किसी मेटल के साथ OH दिखाई दे, तुरंत कह देना बेस है, ठीक है। और वहीं पे एसिड की पहचान अगर करनी है, अगर एसिड बताना है, तो कहना भाई कि कहीं पे भी अगर तुम्हें H दिखाई दे स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग विद H, स्टार्टिंग विद H, कोई भी कंपाउंड का नाम लिखा गया हो, किसी भी कंपाउंड का नाम लिखा गया हो, H शुरुआत किया गया हो, H से लिखा गया हो, तो उसकी ज्यादातर पहचान है वो एसिड है। भाई पहचान हो, जरूरी नहीं कि सभी एसिड हो जाए, कुछ चीजें हैं जैसे एसिड नहीं है, जैसे H2O, हम एसिड बना सकते हैं उसको जरूरत पड़ने पे, बट एसिड नहीं कह सकते। H2O ये एसिड नहीं कह सकते, लेकिन बना जरूर सकते हैं, ध्यान रखना। H से शुरुआत है, लेकिन ज्यादातर ऐसे होंगे जो H से ही शुरू होंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पहचान करा देता हूं कुछ एसिड और बेस की, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज अब थोड़ा एसिड बेस की पहचान करते हैं, एसिड बेस पहचानते हैं, किसको एसिड और किसको बेस कहते हैं। चलिए, अभी बताया है जिसमें स्टार्टिंग में, मैंने पहले बता दिया, प्रारंभ में ही स्टार्टिंग विद H, ज्यादातर ऐसे कंपाउंड जो H से स्टार्ट किए गए हैं लिखते समय, उनको एसिड कहा जाता है। जैसे पहला HCl, इसको क्या कहते हैं भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो नहीं जानते हैं क्लास 9 10th के बच्चे, लिख लो। HCl, HBr, इसको क्या कहते हैं, सेम हाइड्रो, यहां लिख लो, ब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा HI, कहिए HI को क्या कहते हैं, सेम चीज, हाइड्रो आयोडिक एसिड, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ HF, H से स्टार्ट है कि नहीं है, बिल्कुल है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है फिफ्थ H2SO4, इसको कहते हैं, इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं भाई, देखो सल्फर से बनाया गया कंपाउंड है ना, तो इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इसका साइंटिफिक नेम है, एक और नाम है, इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट कह सकते हैं। नेक्स्ट है H2SO4 के बाद H3PO4, इसको कहते हैं भाई फास्फोरिक एसिड, इसको क्या कहते हैं, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस से बना हुआ ना, फास्फोरिक एसिड या हाइड्रोजन फॉस्फेट कह सकते हैं। नेक्स्ट है सातवां नंबर H3PO4 के बाद H3PO3 भी होता है भाई, H3PO3 भी होता है। इसको क्या कहते हैं भाई, इसको क्या कहते हैं, फॉस्फाइट एसिड, फॉस्फाइट एसिड। H2PO3 भी होता है, H3PO3, H3PO2, नेक्स्ट H2SO3 भी होता है, ऐसे सल्फाइट एसिड कहता है। H2SO3 अगर आपको मिल जाए, आठवां H2SO3 कहीं दिख गया, इसको सल्फाइट एसिड कहते हैं, सल्फाइट एसिड, ठीक है। H2SO2 दिख गया, H2SO2, तो उसको हाइपोसल्फाइट एसिड कहा जाता है। ऐसे H3PO2 दिख गया तो हाइपोफॉस्फाइट एसिड कहा जाता है, HYPO, हाइपो शब्द का यूज कर देते हैं, याद रखिएगा। ये हो गए 8, और भी बहुत सारे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ और भी बता देते हैं, थोड़ा जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा। ले लिए, चलिए कुछ और बता देते हैं।
ऐसे ही बड़े बड़े अच्छे अच्छे। चलो भाई राजा का रानी, सॉरी 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 गड़बड़ हो गया। 9 नंबर 9। और भी बहुत सारे एसिड है, जैसे H2CO3 है भाई, H2CO3 है। 10वां HNO3 है। 11वां HNO3 के बाद HNO2 भी होता है। 12 नंबर। और भी बहुत सारे एसिड हैं। अच्छा, ये अभी जितने भी एसिड मैंने अभी लिखा, अभी तक के जितने भी एसिड लिखा, ये सभी आयोनिक एसिड होते हैं। इट मीन्स इनऑर्गेनिक एसिड है। इनऑर्गेनिक कह सकते हैं इनको, आयोनिक एसिड भी कह सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी कह सकते हैं। बट अब जो एसिड लिखने जा रहा हूं वो भाई साहब आपके ऑर्गेनिक एसिड हैं। जैसे आपका जो हो गया HCOOH, स्टार्टिंग H से ही है ये भी। अच्छा, कुछ ऐसे भी एसिड होते हैं भाई जो जरूरी नहीं H से स्टार्ट हो, बस आपको याद रखना, जैसे CH3COOH, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपका एक है C2O4 C2O4H2, ठीक है, ये होता है। अरे भाई, इसी को ऑक्जेलिक एसिड कहा जाता है। और भी बहुत सारे हैं जनरली, एक दिन पूरा एसिड बता दूंगा मैं, करीब बहुत सारे भाई, कितना कोई बताएगा, ठीक है। बहुत सारे, सबकी अलग अलग पहचान है, ठीक है। धीरे धीरे सब समझ लेंगे। इसको देखो कहते हैं कार्बोनिक एसिड, इसको कहते हैं भाई कार्बोनिक। एक और लिख लेते हैं, 15 हो जाएगा, अच्छा लगेगा। लिख लेते हैं H2BO3। चलो, कार्बोनिक एसिड कहा जाता है भाई, ठीक है। ये हो गया कार्बोनिक। इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ओ माय गॉड, आई नो दैट। चलो ठीक है। HNO2 को नाइट्रस एसिड कहते हैं, नाइट्रस एसिड कहा जाता है। HCOOH को, इसको हम लोग कहते हैं मिथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं, या फिर हम सबसे अच्छा नाम इसका लिखते हैं जो चींटी के अंदर पाई जाती है, वो होते फार्मिक एसिड कहा जाता है। फार्मिक एसिड कहा जाता है। CH3COOH जो है, इसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड कहा जाता है। विनेगर, सिरका जो घरों में होता है, आप सभी जानते हैं, एसिटिक एसिड है। इसको कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर के अंदर पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। और ये है आपका बोरिक एसिड, इसको कहते हैं बोरिक एसिड कहा जाता है इसको, ठीक है। बोरॉन से स्टार्ट है ना, तो ये कुछ एसिड है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, कुछ चीजें और आपको थोड़ा सा बता दें, थोड़ा जानते रहिएगा, जरूरी है। इसके पहले मैंने वो 2 एसिड का नाम अभी लिखवाया है, 2-4 उसको कंप्लीट कर देता हूँ अच्छे से। एक्चुअली देखिए भाई, मैं बता रहा हूँ, डाउट ना रह जाए। एक्चुअली अभी आपको थोड़ी देर पहले सल्फाइट एसिड और फॉस्फाइट एसिड लिखा था। एक्चुअली उनको सही ढंग से अगर कहें तो नाम कुछ और भी कहा जाता है। एक्चुअली देखिए, H3PO3 जो है, इसको फॉस्फाइट भी कह लीजिए, या इसको फॉस्फोरस एसिड भी कहा जाता है भाई साहब। फॉस्फोरस पूरा लिख देते हैं, फॉस्फोरस एसिड भी कह सकते हैं, फॉस्फाइट के या फॉस्फोरस एसिड भी कहते हैं, क्योंकि PO3 को फॉस्फाइट कहा जाता है, इसलिए मैंने बोल दिया था। तो फॉस्फोरस एसिड कहते हैं। और वहीं पे H2PO2 अगर लिखा हुआ दिख गया तो इसको हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहा जाता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहा जाता है। आई बात समझ में? वहीं पे आपको बताए थे H2SO3 अगर आपको दिखाई दिया तो इसको सल्फाइट, मैंने बोला था क्योंकि SO3 को सल्फाइट कहते हैं। इसको हम सल्फ्यूरस एसिड भी कह सकते हैं, सल्फ्यूरस एसिड इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। SUL, सल्फ्यूरस एसिड इसको हम लोग कह सकते हैं, सल्फाइट एसिड भी कह सकते हैं, सल्फ्यूरस भी कह सकते हैं। और वहीं पे H2SO2 दिखाई दिया तो यहां पे हम इसके पहले क्या लगा देंगे, इसको हम लगा देंगे हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड कहेंगे। H2SO2 दिखाई दिया, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, थोड़ा कॉमन सी चीजें, ध्यान रखिएगा। चलिए, एसिड की पहचान तो करा दिए, आते हैं थोड़ा बेस के बारे में समझते हैं, थोड़ा बेस जानते हैं। तो मैंने बताया था एसिड जिस तरह से H स्टार्टिंग से होता है, उस तरह बेस की भी कुछ पहचान होती है। तो बेस की पहचान याद रखने के लिए याद रखिएगा, जब भी किसी मेटल यानी धातु के साथ OH दिखाई दे, भाई मैं ये जो लिख रहा हूं ये ध्यान रखना,
मेटल के साथ OH दिखाई दे तभी बेस होगा, सभी को बेस नहीं कह देंगे, केवल मेटल के साथ OH होना चाहिए। ठीक है, जैसे 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 पहला नंबर NaOH, एक मेटल है, Na नहीं है ना, Na एक मेटल है और OH लगा हुआ है, इसको कहते हैं, देखो Na को कहते हैं सोडियम और OH को कहा जाता है भाई साहब हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं इसको। हाइड्रो, H मतलब हाइड्रो और आगे लगा देते हैं ऑक्साइड। जब भी देखना OH जहां भी लिखा होगा उसको हाइड्रो ऑक्साइड कहा जाता है, तो इसका नाम लिखेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, उसी तरह से दूसरे नंबर पे आते हैं KOH के बारे में बात करें तो K को पोटेशियम कहा जाता है। K को क्या कहते हैं? पोटेशियम कहा जाता है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे आते तीसरे नंबर पे KOH हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। अच्छा, कुछ लोग को ये डाउट रहता है सर ये 2 कैसे आ जाता है, कभी 3 ही आ जाता है, ये 2 आ जाता है, ये 2 आ जाता है, 3 ऐसे कैसे लिख ले रहे हैं सर, ये कैसे आता कैसे? अभी ये भी थोड़ी देर में बता दे रहे, 2 मिनट का काम है यार, बता दूंगा अभी कि इसको कहते हैं भाई साहब। देखो कैल्शियम, Ca का मतलब होता है कैल्शियम, और बाकी OH को आप जानते हो क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अरे सर क्यों हाइड्रोक्साइड बार बार लिखते हैं? डैश डैश करिए ना सर। चलो डैश डैश ही करूंगा। MgOH का होल ट्वाइस। Mg को क्या कहते हैं भाई? Mg को मैग्नीशियम कहा जाता है, मैग्नीशियम कहा जाता है। ठीक है, और ये है हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, और भी बहुत सारे बना सकते हैं आप, मेटल जोड़िए और OH जोड़िए, बस ये बता दे रहा हूं कैसे जोड़ते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं FeOH का होल ट्वाइस या थ्राइस भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? Fe को क्या कहते हैं? फेरस कहते हैं यार, फेरस हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं हम, फेरस हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं। नेक्स्ट है छठा नंबर, आप कुछ भी जोड़ते चलिए यार, बनते चला जाएगा भाई साहब। ठीक है, आप कॉपर जोड़ दीजिए, CuOH, भाई CuOH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस। CuCl होता है, CuCl2 होता है, क्या होती है भाई? कैल्शियम का, कॉपर का। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, खैर बनता नहीं है वैसे, ज्यादातर छोड़ जाने, इसको जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। ठीक है, बहुत मैंने इससे बताया, बेस पहचान बस मैंने करा दिया कि मेटल के साथ OH दिखाई देगा तो बेस है। अच्छा नहीं है तो आप LiOH भी लिखा जाता है, LiOH लिथियम, या फिर हम BeOH का होल ट्वाइस लिख सकते हैं। ठीक है, LiOH को क्या कहते हैं? लिथियम, Li को कहते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड। BeOH को क्या लिख सकते हैं? Be को कहते हैं भाई बेरिलियम, बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ये भाई साहब बेस है, बेस की पहचान है, मेटल के साथ OH दिखाई देगा। अच्छा, कब बेस नहीं होगा? सर आपने कहा मेटल के साथ ही बेस कहलाता है, कब नहीं होगा? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बताता हूं कब नहीं होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए आपको बताता हूं कब बेस नहीं होगा, कब पहचानेंगे कि बेस नहीं है। आइए देखिए, मैं बताता हूं बेस कब नहीं होता है। देखो बेस, इसी को अभी और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे, बट पहले आइए देखते हैं कि कब बेस नहीं होगा। जैसे किसको बेस नहीं कह सकते? जैसे CH3OH, ये है मिथेनॉल, बेस भी कह सकते हैं, एसिड बना सकते हैं इसको हम, एसिड या बेस बना सकते हैं जरूरत पड़ने पे। कब, वो चीजें बाद में समझेंगे, बस इतना ध्यान रख लो। इसको हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से 100% बेस है, इट्स नॉट 100% बेस। CH3OH, ठीक है, C2H5OH, ठीक है, H2O को भी इस फॉर्म में लिखा सकता था, HOH, तो जरूरी नहीं इसको हम बेस कहते हैं, फिर H भी आ रहा तो हम एसिड कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जनरली OH देखो यहाँ किसी मेटल के साथ नहीं है, किसी मेटल के साथ नहीं है, ऐसा नहीं है कोई मेटल लगा हुआ है। मैंने कहा था जब मेटल के साथ OH हो तभी बेस कहलाएगा, वैसे हम बेस नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी। चलो और सर क्या कह रहे हैं? देखो बेस केवल यही नहीं है, OH ही लगा दे तो ही बेस नहीं होता है। जब किसी मेटल के साथ, देखो मेटल के साथ OH लगेंगे तब बेस कहलाएगा, एक पहला ये रीजन तो ध्यान रखिएगा। दूसरा, यदि किसी मेटल के साथ, किसी भी मेटल के साथ SO4 भी लगा हो तो भी मेटल बेस कहलाएगा। जैसे कॉपर एक मेटल है, उसके साथ SO4 लगा दें, कॉपर सल्फेट, तो ये एक बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा ये कॉपर सल्फेट। ठीक है, ऐसे ही FeSO4 भी लिखा जाता है, FeSO4, ठीक है, फेरस सल्फेट FeSO4। ठीक है, ऐसे ही आप बहुत सारा सल्फेट लगा बना सकते हैं। K2SO4, पोटेशियम भी मेटल है, उसके साथ SO4 लगा दो, K2SO4, ये भी एक बेस है।
तो SO4 भी लगा दो तो भी बेस होता है। अच्छा और क्या, किसी मेटल के साथ अगर CO3 भी लगा दें तो भी बेस कहलाएगा, किसी मेटल के साथ CO3 लगा दें तो भी बेस कहलाएगा। जैसे 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 हम लगा दें कैल्शियम के साथ CO3, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। CO3 को कार्बोनेट कहा जाता है बाबू, ध्यान रखना, ये है कार्बोनेट, और इसको तो आप जानते हैं कैल्शियम, तो कैल्शियम कार्बोनेट ये एक बेस। SO4 को सल्फेट कहा जाता है, सल्फेट कहा जाता है। तो मेटल के साथ जोड़ रहे हो, कॉपर एक मेटल है तो मेटल सल्फेट, आयरन है Fe, फेरस कहते हैं तो फेरस सल्फेट, पोटेशियम है ये सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट। क्लियर है, तो ये भी सब बेस कहलाते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एसिड बेस की पहचान आपको करा दिए हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस एसिड बेस आगे चलते हैं थोड़ा सा। एसिड बेस की पहचान हो गई है। अच्छा, लुईस एसिड भी एक कंसेप्ट है जो कि एक दिन क्लास लेंगे लुईस एसिड के, लुईस कंसेप्ट के बारे में। जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे आप लोगों को तो वहां पे लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में बताएंगे, ठीक है। अभी केवल ब्रॉन्स्टेड और अर्हेनियस की थ्योरी हम लोगों ने समझा। चलिए एसिड बेस की पहचान हो चुकी है, ये कंप्लीट हो गया आपका। देखिए ये सब बेसिक पार्ट है यार, ये सब अगर आप जानते रहेंगे ना केमिस्ट्री में तो आपके लिए बड़ा सहायता करेगा। क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, आपके बैच भी शुरू करेंगे, यार मजा आएगा यार, सही बता रहे हैं यार, ऐसा पढ़ा दूंगा ना कि सच बता रहे हैं। केमिस्ट्री तो ऐसे जिनको जीरो से हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी कंप्लीट हो जाएगा भाई। आइए सबसे इंपॉर्टेंट, अभी मैंने बताया था कि जब भी कोई कंपाउंड लिखते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख रहे थे तो यहाँ पे 2 आ जा रहा था। कैसे आ रहा सर, कैसे आ रहा? तो देखो कंपाउंड बनाना आना चाहिए, कैसे बनाते कैसे हैं ये भी चीजें आपको हम समझाते हैं, कैसे बनाया जाता है, ध्यान से देखो। देखो जैसे मान लो आपको कोई भी कंपाउंड नाम दे दिया, कह दिया कि भैया आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाइए। सर कैसे आप लिख रहे हैं, इसका फार्मूला लिखिए, कंपाउंड लिखिए, कैसे लिख रहे हैं आप सर? तो देखो जब भी किसी कंपाउंड का नाम लिखना हो ना तो पहले चेक करो कौन कौन से कंपाउंड है। तो हाइड्रोक्साइड की पहचान आपको करा चुके हैं, OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं। भाई 3 चीजें ध्यान रखना, अपने जिंदगी में कहीं पे भी जाओ कभी भी भुलाना मत भैया, अपना नाम भूल जाओ, खाना खाना भूल जाओ, ये चीजें यहां पे मत भूलना। पहला, OH को हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। OH को क्या कहते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। और जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं, जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं उनकी वैलेंसी 1 होती है। वैलेंसी दो, एक ही साथ 2 एटम है ना, तो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं वैलेंसी 1 होती है। दूसरा SO4, इसको हम लोग सल्फेट कहते हैं, जहां पे भी जाना ध्यान रखना, इसको सल्फेट कहा जाता है और इसकी वैलेंसी 2 होती है। याद रखना SO4 की वैलेंसी क्या होती है? हमेशा 2 होती है। और वहीं पे तीसरा CO3 ले लेते हैं, इसको कहते हैं कार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहते हैं? कार्बोनेट कहा जाता है और इसकी वैलेंसी भी 2 होती है। कार्बोनेट की भी वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है, 2 होती है ना? हाँ 2 होती है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। आइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बनाना। तो हाइड्रोक्साइड को OH से डिनोट करते हैं और कैल्शियम को किससे डिनोट करते हैं भैया? Ca से। ये सिंबल है, सिंबल पीरियोडिक टेबल में लिखा होता है ना, कैल्शियम का तो Ca हो गया और हाइड्रोक्साइड का तो पीरियोडिक टेबल में मिलेगा नहीं, तो वो मैं पहले से ही बता दिया हूं। हाइड्रोक्साइड को OH, सल्फेट को SO4, कार्बोनेट को CO3। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत आसान हो जाएगा। अभी देखना, अब इसका हमें कंपाउंड लिखना, तो क्या हम ऐसे डायरेक्ट लिख दें COOH? क्या ये सही है? नहीं भाई साहब, CaOH नहीं सही है, इस तरह तो नहीं लिखेंगे। आइए कैसे लिखेंगे? देखो कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, निकाल लो कैल्शियम की वैलेंसी। भाई OH की वैलेंसी हमें पता चल गया, तो हमने याद कर लिया था, OH की वैलेंसी 1 होती है। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? तो भाई कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पता करो, तो 20 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 20। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखते थे? 2, फिर 8, 10, फिर 18 और लास्ट में कितना जाएगा चौथे में? 20। हो गया कंप्लीट। 8, 8, 16, 2, 18 और 2, 20। लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो इनकी वैलेंसी, अब याद होगा मैंने बताया था, अगर किसी के आखिरी सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी वैलेंसी वही हो जाएगी। तो 2 इसकी वैलेंसी हो गई, तो कैल्शियम की वैलेंसी भाई साहब 2। कैल्शियम की वैलेंसी क्या हो गई? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो कैल्शियम का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कैल्शियम बचेगा, OH के मल्टीप्लाई 2 में कराओगे तो OH के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे, तो CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा।
हो जाएगा, समझ में आ गया। ऐसे मान लो कोई और एक और कंपाउंड देते हैं, कोई एक और देते हैं, जैसे हमको दे दिया, हमें दे दिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, नमक है एक, इसके बारे में बताइए सर, एल्यूमिनियम क्लोराइड के बारे में बताइए। तो आइए देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के बारे में। देखो एल्यूमिनियम को किससे डिनोट करते हैं, Al से, और क्लोराइड भैया क्लोरीन को कहा जाता है Cl से डिनोट करते हैं। चलिए इनको जोड़ के देखते हैं क्या बनता है। तो क्या हम AlCl लिख दें ऐसे, तो भैया गड़बड़ हो जाएगा, AlCl नहीं लिखा जाता है। तो क्या लिखते हैं सर, क्या लिखते हैं, तो देखो इधर एल्युमिनियम लिख लो, इधर क्लोरीन लिख लो। अब एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट में 2, फिर 8, 10 और 10 3 13, लास्ट में कितना है 3 है। तो भैया एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, 4 से कम है तो वही उसकी वैलेंसी 3। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, तो आपको बताए थे 2, 8, 10, 10 7 17, लास्ट में 7 है ना, 4 से अधिक है तो वो उसकी वैलेंसी नहीं होती है। यहां पे होना चाहिए 8 ना, अरे इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी ऑर्डर यही बताए थे ना, तो होना चाहिए 8 है कितना 7, 1 की जरूरत है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, एल्युमिनियम के साथ 1 का मल्टीप्लाई एल्युमिनियम बचेगा, क्लोरीन के साथ 3 का मल्टीप्लाई क्लोरीन बचेगा, तो ये बन गया AlCl3 बन गया। दिस इज द कंपाउंड कंप्लीटेड। निकाला 2 मिनट लगेगा, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 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 सर, चलिए इसको खत्म करते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग का सेकंड पार्ट, आज स्ट्रक्चर वाला जो है वो वाला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। इसको हटाते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हाँ जी सर, हमने नोट कर लिया सर, हम बहुत महान हैं, हम दुनिया से अलग हैं, हम मंगल ग्रह पे रहते हैं, रहने दो भाई। मैं निकला। चलिए बेसिक क्लास पार्ट फर्स्ट मतलब पार्ट टू का पहला पोर्शन जो था आपका एसिड बेस की पहचान और कुछ चीजें कंपाउंड बनाने का तरीका, वो हमने कंप्लीट किया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट, इसी में सेकंड प्रोसेस मेथड जो भी सेकंड प्रोसेस हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, पोर्शन नंबर 2 में हम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीखने वाले हैं। स्ट्रक्चर बनाना सीखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर एक्चुअल में सर बनाते कैसे हैं। कोई कंपाउंड दे दिया तो उसकी संरचना कैसे करेंगे सर, कोई तो तरीका बता दो सर, आसान मेथड बता दो सर। देखो बहुत सारे बच्चे गूगल पे और प्लस यूट्यूब पे सर्च कर करके देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, बेचारे याद करते हैं, रट लिखते हैं वगैरह बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उनको नहीं याद होता है। मैं आपको बड़ा सरल माध्यम दूंगा, सरल भाषा में सरल तरीके से बता दूंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आसानी से बना लोगे, देख कर ही एक बार में बना लोगे कि स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं। अच्छा उससे पहले आपको मैं बता दूं, स्ट्रक्चर का हमारा 2 पार्ट होने वाला है। स्ट्रक्चर के 2 पार्ट आने वाले हैं। एक पार्ट में हम पहले आज की क्लास में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और कोवैलेंसी सीखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और कोवैलेंसी सीखेंगे। बाकी का जो पार्ट होगा, पोर्शन होगा, वो इसके बाद पार्ट 2 बेसिक क्लास 2 का ही पार्ट 2 आएगा, उसमें आपको मिलेगा। तो पार्ट 1 में जो आज की क्लास है वो सबसे पहले है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। ये क्या होता है, एक नया शब्द, एक नया ब्रह्मास्त्र, दुनिया का सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र केमिस्ट्री लाइन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्यों ऐसा कह रहा हूं सर, क्योंकि आप खुद पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ये एक ऐसा वर्ड है जो हर जगह मुंह उठाकर चला आता है भाई, हर जगह पता नहीं क्या है मुंह उठाकर चलाएगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, पहले ही जान लेंगे, कई जगह इसका यूज है। और दूसरी यहीं पे स्ट्रक्चर बनाने के लिए कोवैलेंसी भी हम सीखेंगे। आइए पहले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में जानते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं भाई साहब, इलेक्ट्रो को कहते हैं विद्युत, विद्युत दो भगवान विद्युत दो, विद्युत दो। चलो इलेक्ट्रो निगेटिविटी को क्या कहते हैं, निगेटिविटी को भैया ऋणात्मकता कहते हैं, ऋणात्मकता। चलो विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है भाई। देखो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, उससे पहले आपको याद होगा मैंने बताया था कि किसी एटम के पास लोन पेयर क्या होता है और भाई साहब फ्री रेडिकल क्या होता है। अगर कोई एटम है ए, उसके पास ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं तो इसको हम कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर। और किसी एटम के पास ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई देती हैं तो इसको कहा जाता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कहा जाता है इसको। ए के पास ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे तो लोन पेयर, और सिंगल दिखाई दे तो फ्री रेडिकल कहा जाता है। भाई ध्यान रखना, चलो ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब किसके पास कितना लोन पेयर होता है ये भी मैंने सिखा दिया। मैंने बताया था किसी एटम के आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी इलेक्ट्रॉन का यूज वो लोन पेयर में या फ्री रेडिकल में या बॉन्ड बनाने के लिए करता है। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2, फिर 8, 10, 10 7 17, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, इसी का यूज करेगा क्लोरीन। देखो भैया 1 लोन पेयर बन जाएगा, 2 लोन पेयर हो जाएगा, 3 लोन पेयर हो जाएगा, 1 फ्री रेडिकल हो जाएगा। 2 2 4 2 6 1 7, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। टोटल कितने लोन पेयर है इसके पास? इसके पास लोन पेयर हो गया 3। और कितने रेडिकल है भैया? रेडिकल हो गया 1। रेडिकल 1 है, 3 लोन पेयर है। तो याद रहेगा लोन पेयर कैसे आता है और रेडिकल कैसे आता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है वो बताइए। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बाबू? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की वो टेंडेंसी, किसी एटम की वो टेंडेंसी जो किसी दूसरे एटम के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। किसी एटम की वो टेंडेंसी जो किसी दूसरे एटम के, ये पहला एटम है, दिस इज द फर्स्ट एटम, दिस इज द सेकेंड एटम। किसी एटम की वो टेंडेंसी, इस एटम के पास इतनी पावर होगी, इतनी क्षमता होगी कि इसके पास रखे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था? ठीक है, क्या बता रहे थे सर? क्या बता रहे थे? हाँ, क्या बता रहा था कि नहीं, 2 एटम है तो किसी एटम, ये इस एटम के पास इतना पावर होगा ना, इतनी टेंडेंसी होगी ना कि इस एटम के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इसी खींचने की क्षमता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, द टेंडेंसी, डिफिनेशन लिख लो, द टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू एक्सेप्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ another atom, lone pair electron of another atom. The tendency of any atom to accept lone pair electron of another atom, it is called electronegativity. It is called electronegativity. अच्छा, एक चीज और इसी में इंक्लूड कर लेना, it is called मत करना। The tendency of any atom to accept lone pair electron of another atom and get a negative charge on it. This is the electronegativity. The tendency of any atom to accept lone pair electron of another atom and get a negative charge on it, और खुद पर ही माइनस चार्ज पा जाता है, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। हिंदी मीडियम लिख लो, किसी प्रमाणु की वह क्षमता जो किसी दूसरे परमाणु के युगल इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। किसी परमाणु की वह क्षमता जो किसी दूसरे परमाणु के युगल इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं तथा उन पर निगेटिव यानी ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसी को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक एटम है ए और दूसरा एटम है बी, तो ए और बी में मान लेते हैं बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सपोज दैट बी की पास पावर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। बी के पास कौन सा पावर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भगवान मुझे ताकत दे भगवान,
तो भगवान ने इसको ताकत दे दिया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का आशीर्वाद, जा बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ले ले। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दे दी बी को, तो बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए से अधिक हो गई। तो इसके पास इतनी क्षमता होगी, तो ए के पास भैया लोन पेयर रखा होगा, लो भाई हम रखे हैं कुबेर का खजाना, तो ये है इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बी के पास इतनी क्षमता होगी कि बी खींच लेगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, और खींचेगा, खींचने के साथ साथ बी पे आ जाएगा माइनस का चार्ज। यही तो कह रहा हूं, द टेंडेंसी ऑफ एनी एटम, इस एटम की टेंडेंसी इतनी है कि एक्सेप्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को खींच लिया एंड गेट अ नेगेटिव चार्ज, और पा गया माइनस चार्ज। इसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहा जाता है। बड़ा साधारण तरीके से बता दी सर आपने। अच्छा एक चीज और दिमाग में बैठा लेना, ऑर्डर बैठा लेना भाई। इसी तरह से पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है उसमें केवल 9 ही एटम हैं जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादातर शो करते हैं। कितने एटम? 9 एटम, केवल 9 एटम। सबसे ज्यादा कौन शो करता है? सबसे ज्यादा फ्लोरीन करता है भाई साहब, फ्लोरीन। उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद सल्फर, फिर कार्बन, और लास्ट में हाइड्रोजन। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन शो करता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसको हम पढ़ सकते हैं फोन कल ब्रिस। इसको हम पढ़ सकते हैं फोन, F-O-N, फोन, CL से कल, ब्रिश, BRISH, ब्रिश, फोन कल ब्रिश, ब्रिटिश सरकार फोन कर। तो इसको हम पढ़ सकते हैं फोन कल ब्रिश। सबसे ज्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करता है और सबसे कम हाइड्रोजन। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंसेप्ट भाई सब याद रखना, जीवन भर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग बात करेंगे फिर। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आइए मिटाते हैं और आगे चलते हैं। अब हम लोग समझेंगे कोवैलेंसी के बारे में। ये कोवैलेंसी क्या भाई? वैलेंसी तो सर आपने पढ़ाया था, वैलेंसी तो समझ में आया था, लेकिन आप अब मेरे दिमाग में कोवैलेंसी घुसाने की कोशिश में हैं। ये सर क्या कर रहे हैं सर? तो सर भैया देख लो, जो चीज है सब पढ़ना है। आइए बात करते हैं कोवैलेंसी के बारे में। इसको हिंदी में सहसंयोजकता कहते हैं साथी, सहसंयोजकता, सहसंयोजकता कहा जाता है। कोवैलेंसी क्या होता है भैया? सहसंयोजकता क्या होता है? सहसंयोजकता क्या होता है? तो देखो जो कोवैलेंसी है, इससे पहले जानने के लिए सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल के कुछ रूल्स जान लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम सभी जानते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी मीडियम आवर्त सारणी। अरे वाह क्या बात है, याद है यार। पीरियोडिक टेबल को आवर्त सारणी कहा जाता है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या? पीरियोडिक टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट आपको शायद पता भी हो तो पता कर लेना, नहीं पता हो तो अच्छी बात है, मत पता करना। अरे बेवकूफ हो, याद रख लेना। पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होता है। कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड को हिंदी में आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आवर्त कहते हैं। और 18 ग्रुप होता है। अच्छा जानते थे? अरे वाह क्या बात है। ग्रुप को क्या कहते हैं हिंदी में? वर्ग कहते हैं हिंदी मीडियम, ठीक है, वर्ग कहते हैं। तो 7 पीरियड होते हैं और 18 वर्ग यानी ग्रुप होते हैं, हम सभी जानते हैं। इन सभी ग्रुपों के बारे में जानकारी है क्या आपको? जानकारी है क्या? नहीं है तो मैं बताता हूं। बात करते हैं ग्रुप नंबर 1 की। ग्रुप नंबर 1 की, अच्छा ऐसे नहीं, एक काम करो, इसको नोट करो, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। पीरियड ग्रुप लिख लिए? चलो लिख लिए ना, लिख लिए ना, ठीक है। मिटा दें, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए जो बताने जा रहे हैं वो ध्यान देना भाई। देखो 4 ब्लॉक होते हैं, इसके बारे में फिर आगे भी डिस्कस करेंगे, बट ध्यान रखना 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में पहला होता है ग्रुप नंबर 1, वर्ग नंबर 1। एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के फैमिली को हम लोग कहते हैं एल्कली मेटल, क्योंकि सभी के सभी धातु होते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं एल्कली मेटल। हिंदी में अल्कली धातु कहा जाता है। अल्कली, मसक्कली, मसक्कली ओ मटक्कली, मटक्कली। चलो
अल्कली धातु कहा जाता है। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल, अल्कली धातु कहा जाता है। दूसरा होता है भाई साहब ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 इनको क्या कहते हैं भाई? इनको हम लोग कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, हिंदी में इसको कहते हैं बाबू अल्कलाइन पृष्ठ धातु कहते हैं। अल्कलाइन पृष्ठ धातु कहा जाता है, इनको कहा जाता है अल्कली अर्थ मेटल। चलो ये होते हैं हमारे एस ब्लॉक। उसके बाद आता है बीच में डी ब्लॉक, इसमें ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक होते हैं। बीच में आता है आपका डी ब्लॉक। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर आपका जो होता है वो 3 से स्टार्ट होता है और 12 तक होता है। 3 से स्टार्ट होता है और 12 तक होता है। उन सभी को हम लोग ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है या इनर ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं। ट्रांजिशन मेटल या इनर ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। चलिए उसके बाद आता है डी ब्लॉक के बाद, इसके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे, कभी बाद में डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो देखा जाएगा। आते हैं एफ ब्लॉक, सॉरी एफ ब्लॉक नहीं, सॉरी क्यों कहते हैं आप सर? बार बार क्यों कहते हैं सॉरी? हमें अच्छा नहीं लगता सर। आइए पी ब्लॉक की बात करते हैं सर। पी ब्लॉक क्या? पी ब्लॉक में टोटल भाई साहब जो आपके होते हैं 6 ग्रुप्स होते हैं। पी ब्लॉक के अंदर टोटल 6 ग्रुप आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ग्रुप नंबर 1 जो होता है वो आपका पहले बता चुका हूं, ग्रुप नंबर 2 भी बता चुका हूं, 3 से 12 तक की बात कर ली। अब आते हैं G13 की बात करेंगे, ग्रुप नंबर 13 की बात करेंगे। यहां बात करेंगे ग्रुप नंबर 14 की, क्योंकि 18 ग्रुप हमने बताया था। 14 ये हो गया, 15 ये हो गया, 16 ये हो गया, 17 और लास्ट है क्या भाई साहब? 18। ठीक है, 18 ग्रुप होते हैं। ग्रुप नंबर 13 वालों को बोरोजन फैमिली कहा जाता है। बोरॉन कंपनी है, सब बोरॉन की कंपनी है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? बोरॉन है तो बोरोजन कहा जाता है। बोरोजन फैमिली या बोरॉन फैमिली भी कह सकते हैं। ग्रुप नंबर 14 को कहते हैं भाई, बोरॉन के बाद कार्बन आता है, इसको हम लोग कहते हैं कैटोजन फैमिली। कटोरा लेके कैटोजन फैमिली। G15, उसके बाद नाइट्रोजन आता है तो इसको हम लोग कहते हैं निकोजन बीमारी हो गई है आपको, चलो निकोजन फैमिली कहते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 16 को क्या कहते हैं? ग्रुप नंबर 16 को कैल्कोजन फैमिली कहा जाता है। कैल्कोजन फैमिली कहा जाता है। ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन कहा जाता है। हेलोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है। और ग्रुप नंबर 18 को बताने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा है नहीं, किसी चीज का मोहताज तो है नहीं जो बताना पड़े। आप सभी जानते हो ये हमारे नोबल गैसेस हैं, या फिर इन्हीं को इनर्ट गैस भी कहा जाता है। इनर्ट गैस हिंदी में सक्रिय गैस कहते हैं भाई, सक्रिय गैस कहते हैं। तो ये था कुछ चीजें जो आपको बताया है कोवैलेंसी बताने से पहले। अब आप क्या है कोवैलेंसी के बारे में। ग्रुप नंबर 1 में जितने भी मेटल आते हैं हाइड्रोजन से शुरू होकर लास्ट तक, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब, इन सब की कोवैलेंसी एक होती है भाई। यानी कोवैलेंसी क्या बताता है? ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने बॉन्ड बना सकते हैं, कितने बॉन्ड बना सकते हैं। आबंध की संख्या, हिंदी में कहें तो आबंध की संख्या, कितने बॉन्ड बना सकते हैं, यही बताता है कोवैलेंसी। आबंध की संख्या, कितने बॉन्ड बना सकते हैं, ध्यान रखना। तो ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एटम हैं वो कितने कितने बॉन्ड बनाते हैं? एक एक बॉन्ड बनाते हैं। याद रख लो, दिमाग में बैठा लो, एक एक बॉन्ड बनाते हैं ग्रुप नंबर 1 के जितने भी हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सब एक एक बॉन्ड बनाते हैं। ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो कौन आता है भाई साहब? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी हो गए। ठीक है, ये हो गया। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में, ये सब के सब 2 बॉन्ड बनाते हैं। कितने बनाते हैं भाई?
दो बनाते हैं, जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं सब के सब दो बनाते हैं। वही रह गया डी ब्लॉक के बारे में अगर डिस्कस करें, डी ब्लॉक के अंदर, तो डी ब्लॉक से ही हमारा एक ब्लॉक और निकला जिसको हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक के 6वें और 7वें नंबर पीरियड से, 6th एंड 7th पीरियड से निकला हुआ ये ग्रुप ब्लॉक है, 7th पीरियड, 6th और 7th पीरियड से, जिनको हम एक्टिनाइड और लेथेनाइड्स कहा जाता है। लेथेनाइड और एक्टिनाइड ये व्हाइट हाउस के एलिमेंट्स होते हैं, इनके बारे में जिक्र हम बाद में करेंगे। बस इतना याद रखना, डी ब्लॉक में कुछ एटम्स हैं जिनके बारे में ध्यान रखना, जैसे क्रोमियम, भाई साहब क्रोमियम 6 बॉन्ड बनाता है, मैग्नीज 7 बनाता है, आयरन 2 भी बना लेता है, 3 भी बना लेता है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसे ध्यान रखना, कॉपर और निकेल ये मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना लेते हैं, या फिर जरूरत पड़ने पे 1 भी बनाते हैं, कॉपर और निकेल। बाकी और किसी को जानने की जरूरत नहीं है, ये इतना जानते रहिएगा। क्रोमियम 6 बनाता है, मैग्नीज 7, Fe 2 और 3, कॉपर निकेल 2 और 1 बना सकता है। ठीक है, ये इतना इनकी कोवेलेंसी होती है। आइए बोरॉन फैमिली की वैलेंसी क्या होती है। तो बोरॉन फैमिली में कौन कौन सदस्य हैं आप जानते ही हैं, बैगन, आलू, गाजर, इंथैला। ठीक है, बैगन, आलू, गाजर, इंथैला, ये जितने भी आप देख रहे हैं इन लोगों को, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बोरॉन फैमिली में, इन सब की जो कोवैलेंसी होती है, मतलब बॉन्ड बनाने की क्षमता, वो मैक्सिमम 3 होती है भाई। ये सभी के सभी 3 बना लेते हैं, जितने भी हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सब के सब 3 बॉन्ड बनाते हैं। कैटोजन फैमिली में, कैटोजन के परिवार में, सदस्य में, इनके परिवार में आते हैं कौन कौन, कार्बन, ठीक है, कासी, जी, गए, सन, प्रभु, पीबी। ये आप जितने भी देख रहे हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी और लेड, जर्मेनियम, टीन और लेड, ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, ये जितने भी आप देख रहे हैं कैटोजन फैमिली हैं, कार्बन का ग्रुप है, कार्बन फैमिली है। ये सभी के सभी जितने भी आप देख रहे हैं सभी को, ये सभी के सभी 4 बॉन्ड बना लेते हैं, सभी के सभी। याद रखना, कार्बन भी 4 बनाता है, कार्बन, ये ध्यान रखना, मेन यही है, कार्बन और सिलिकॉन ये 4 बनाते हैं, सब के सब 4 बनाते हैं। ये सभी के सभी 3 बनाते हैं, ये सभी के सभी 4 बनाते हैं। नोट कर लिए, इसको मिटा दें, बाकी भी बता दें। ठीक है, मिटा दें इसको। चलिए, अरे जगह नहीं है भाई, जगह नहीं है मेरे पास, मेरे भी जगह की कमी हो गई है, क्या करूं। चलो, निकोजन फैमिली की बात करें। निकोजन फैमिली में कौन कौन आता है, नेपाल, पाकिस्तान भी आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, सब हैं के सब हैं भिखारी, ऐसा कहा जाता है यार, ऐसा मत बोलो, गंदी बात। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये पांचों के पांचों अब भाई अलग अलग कंसेप्ट। नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बनाता है, ध्यान रखना, मैक्सिमम 3 बनाता है, चौथा भी बनाता है लेकिन बाद में बताएंगे, केवल 3 ध्यान रखना। फास्फोरस 3 भी बनाता है, 5 भी बनाता है, बाकी भी सब यही हैं, 3-5 वाले हैं, 3-5 कर रहे हैं, सबके सब 3 और 5 करते हैं। अच्छा, ज्यादातर ध्यान रखना, सब मैक्सिमम 5 बनाते हैं। मैक्सिमम जब बोल रहा हूं ना, ये जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं मैक्सिमम का ना, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम का मतलब, मैक्सिमम मतलब ज्यादातर चांसेस यही बनाएंगे। तो इसमें ये सब मैक्सिमम है और इसमें ये मैक्सिमम है। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस 3 भी बना सकता है, 5 बना सकता है, लेकिन मैक्सिमम 5 बनाता है, और ये भी सब वही कहानी। अच्छा सर, ये भी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो सर, ग्रुप नंबर 16 और 17 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 16 और 17 की बात करते हैं। तो ग्रुप नंबर 16 की बात करें सर, तो कौन कौन आता है ग्रुप नंबर 16 में, कैल्कोजन फैमिली में? देखो, ऑक्सीजन आता है, ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भाई साहब मैक्सिमम 2 बनाता है, ध्यान याद कर लो, मैक्सिमम 2 बनाता है, जरूर 1 भी बनाता है लेकिन कब बनाता बताएंगे, लेकिन मैक्सिमम 2 बनाता है। लेकिन सल्फर भाई साहब 2 4 6 करते हैं, ये भी 2 4 6 करते हैं। ये लोग भी कहते हैं कि हम भी 2 4 6 करेंगे, और नीचे लग कहता है कि मैं तो हमेशा करता हूं 2 4 6। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें ये नहीं फिक्स नहीं, हम नहीं कह सकते मैक्सिमम 6 ही बनाए, सल्फर कह सकते हैं मैक्सिमम 6 बना सकता है,
लेकिन 2-4 भी जरूरत पड़ने पे बनाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कब बनाता है, कितना बनाता है, ये चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। पहले अभी केवल कोवैलेंसी ध्यान समझो। तो इसका भी समझ लीजिए, लिख लीजिए। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हटाते हैं। चलिए ग्रुप नंबर 17 की बात करते हैं सर। ग्रुप नंबर 17, इसको मिटाते हैं भाई। ग्रुप नंबर 17 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 17 के जितने फैमिली हैं ग्रुप नंबर 17 में, ये ग्रुप नंबर 17 हेलोजन फैमिली, कौन कौन आता है? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सभी के सभी जितने भी हैं इन सब की वैलेंसी एक होती है भैया। एक बॉन्ड बनाते हैं मैक्सिमम। मत याद करो, बस एक याद कर लो बहुत है। सबके सब कितना बॉन्ड बनाते हैं? एक एक बनाते हैं, पांचों एक बनाते हैं। ठीक है, और रही बात नोबल गैस के बारे में, तो नोबल गैस भैया स्टेबल होते हैं, उनको जरूरत नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन फिर भी दो ऐसे हैं मानते नहीं हैं, जैसे एक जिनान है, एक क्रिप्टॉन है। ये दोनों मानते नहीं हैं, दोनों कहीं ना कहीं रिएक्शन जरूर करते हैं और अक्सर ये 8 बॉन्ड बनाते हुए दिखाई देते हैं। दोनों के दोनों 8 बॉन्ड बनाते हुए दिखाई देते हैं। मानते नहीं है भाई, स्टेबल है, उसके बाद वो नहीं, खाएंगे जबरदस्ती, ठूसेंगे, पेट फाड़ेंगे अपना। तो ये चीजें हैं आपके सामने जो मैंने आपको बता दिया। आपको बेसिक क्लास 2 पार्ट 2 में ये था। बेसिक क्लास 2 के पार्ट नंबर 1 में कोवैलेंसी और प्लस पहला पोर्शन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी दोनों मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट क्लास जब हम मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा पार्ट 2 इसी का, बेसिक क्लास 2 का पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, उसमें पूरा कंप्लीट कर लेंगे ये पोर्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों यार मैं कहना चाहूंगा कि ये वीडियो अपने लीग यारों और दोस्तों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं कि बेसिक क्लासेस स्टार्ट कर दिया है मैंने, और कोशिश करें कि उन लोगों तक भी पहुंचे जो कोचिंग में पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको फ्री ऑफ क्लास करना है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। उनसे कहें कि ये वीडियो यहाँ से आप सीख सकते हैं केमिस्ट्री जीरो से हीरो बनने की ये प्रक्रिया मैंने स्टार्ट की है। तो आई थिंक मैं अब यहीं पे अलविदा आपसे लूंगा, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तो आज आप सभी से अलविदा कहता हूं। जय श्री राम।